हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेंसेस कितनी तरह के होते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसके चार चार पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को और आगे शुरू करूं, आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी टेंस आपको बहुत अच्छे से सीखना है। ऐसा नहीं है कि वो कई लोग होते हैं बहुत काम चलाऊ टाइप सीखते हैं। जब हम काम चलाऊ सीखते हैं तो एग्जाम में हमारे मार्क्स भी काम चलाऊ आते हैं और हमारे जीवन में जो हमें इंग्लिश आती है वो भी काम चलाऊ ही होती है। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। आज हम वर्तमान काल के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में बहुत डीपली सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस चार टाइप का होता है। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन चारों में अब जो हम सबसे पहला शुरू करेंगे वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। हम ज्यादातर जितने भी पैराग्राफ लिखते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो हम लोग लिखते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले दो ही टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले दो टेंस में से एक है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से सीखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 5 भाग होते हैं। हर टेंस के इसी प्रकार 5 भाग होते हैं, जिनमें पहला है अफर्मेटिव टेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सकारात्मक काल। दूसरा होता है नेगेटिव टेंस, नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है। तीसरा है इंटेरोगेटिव टेंस, जिसमें प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक भी है प्लस जो नेगेटिव नकारात्मक भी है। तो इन दोनों के मिलने से जो टेंस होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसके बाद एक आता है WH फैमिली, जो इंट्रोगेटिव टेंस का ही एक पार्ट है, पर उसको हम अलग से अध्ययन करेंगे, अलग से स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये जो लिखा हुआ है ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं शुरू करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए, अब हम सबसे पहले ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब हमने अभी बताया सकारात्मक। तो इससे पहले कि हम इस पहले टेंस को शुरू करें, मैं इसी टेंस के बारे में या किसी भी टेंस के बारे में एक बहुत छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस टेंस की पहचान। हिंदी में उस टेंस की पहचान क्या है? अब क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हम
या तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। अब क्योंकि हम लोग टेंस सीख रहे हैं तो हम सीखेंगे सबसे पहले कि हिंदी से इंग्लिश में टेंसेस की मदद से किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। अगर हिंदी में हमें कोई सेंटेंस दिया जाए और हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से उन टेंसेस की मदद से उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी टेंस को अगर हम सीखते हैं तो उसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी पहचान क्या है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले टेंस की पहचान होती है, उसके अंत में आता है ता है, ती है, ते है, इस तरीके से। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं खाना खाता हूं तो इसमें सेंटेंस में अंत में आया ताहूं। ताहूं इस चीज को प्रदर्शित करता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब अगर हमें किसी इस हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हमें सेकंड चीज की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं फॉर्मूला। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जैसे ही लिखा हुआ है मैं खाना खाता हूं तो इसमें मैं हो जाता है सब्जेक्ट। दूसरा होता है क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है वर्ब। जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, दोनों ही कंडीशन में वर्ब 3 प्रकार की होती है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं एक छोटा सा इसका उदाहरण लेना चाहूंगा। जैसे गो एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जाना, ये इसका मीनिंग है हिंदी में। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। और ये इन्हें हम बोलते हैं वर्ब, हिंदी में इसे बोलते हैं क्रिया। क्रिया हिंदी में जो हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें हमेशा लास्ट वर्ड जो होता है, ये जो लास्ट वर्ड है खाता हूं, ये खाता वर्ब है और वर्ब हमेशा अंत में ही आती है, ये खास पहचान होती है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु या कर्म। जिस वर्ब के लिए, जिस क्रिया के लिए कर्म किया जाता है या जिस वस्तु के साथ कर्म किया जाता है, वर्ब से आप एक सवाल पूछिए क्या। वर्ब से एक सवाल पूछना है क्या, जो इस क्या का उत्तर होगा, आंसर होगा, वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे खाता हूं, क्या खाता हूं, खाना, तो खाना होता है ऑब्जेक्ट। अगर इन तीनों के अलावा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के अलावा अगर कोई और चीज का इस्तेमाल इसमें किया गया है तो वो एक्सेट्रा आदि में लिखा जाता है। मैं आपको इस उदाहरण को पूरा करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश होती है आई। फिर आएगा वर्ब खाता, खाता के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल होता है वर्ब का ईट। और ऑब्जेक्ट होता है खाना, फूड। अगर ये सेंटेंस इतना ही है तो इसके बाद हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अगर हमें ये सीखना है कि एक्सेट्रा में क्या लिखा जाए, अगर फ्रेंड्स इसमें होता मैं सुबह खाना खाता हूं,
मैं सुबह खाना खाता हूं। तो सुबह शब्द इसमें जुड़ गया, मॉर्निंग उसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश हो जाती आई ईट फूड इन मॉर्निंग। और ये हमारा होता एक्सेट्रा इत्यादि। अभी यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अब इससे आगे, अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव समाप्त नहीं हुआ है। अभी मैं इसमें एक और एग्जाम्पल दूंगा, एक और उदाहरण दूंगा, जिसको देने के बाद ये टेंस पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव है, इसका एक और पार्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव जो पार्ट है, इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एस या ईएस कहां पर लगता है। एस या ईएस का प्रयोग कैसे करें, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। यहां तक कि जो लोग ग्रेजुएशन करके निकल जाते हैं, बहुत आगे तक पढ़ाई करते हैं, वो लोग भी कई बार उसके बाद या तो भूल जाते हैं या बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आज आप लोगों को इतने सिंपल तरीके से बताऊं कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। तो देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। पहला है जैसे वह खाना खाता है। जो इससे पहले हमने सेंटेंस लिया था फ्रेंड्स, उसमें वह की जगह मैं था। और ये जो वह है, ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन हो, सिंगुलर पर्सन का अर्थ होता है कोई भी सिंगल चीज, जैसे कोई नाम, राम, सीता, गीता, या कोई भी सिंगल चीज हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। तो इसमें अगर जो ये सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन जैसे कि राम, सीता, गीता या कोई और नाम हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये है फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। एस कहां लगता है और ईएस कहां लगता है? अगर वर्ब का लास्ट वर्ड या लास्ट साउंड वॉवल हो। अब ये वॉवल क्या होता है? वॉवल का मतलब होता है दोस्तों स्वर, इसका मीनिंग ही स्वर होता है। और जो ये वॉवल होते हैं, ये बेसिकली 5 होते हैं, ये 5 होते हैं, ये हैं 5 वॉवल्स, जो इस प्रकार हैं। ए फर्स्ट वॉवल है, ई सेकंड वॉवल है, आई थर्ड, ओ फोर्थ और यू फिफ्थ। ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वर्ड्स को, 5 लेटर्स को हम वॉवल्स कहते हैं। राइट फ्रेंड्स? तो अगर इसका लास्ट वर्ब का लास्ट वर्ड कहना शायद सही शब्द नहीं होगा, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे लेटर या साउंड। अगर वॉवल हो तो इन 5 के में से कुछ भी हो तो ईएस का प्रयोग होता है। अब हम एग्जाम्पल लेकर देखेंगे।
एस का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे और ईएस का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, वह खाना खाता है। सब्जेक्ट हो गया वह के लिए ही, फिर वर्ब आता है लास्ट वर्ड, मैंने आपको बताया था वर्ब हमेशा लास्ट में आती है। खाता, खाता के लिए वर्ड हो गया ईट। लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट ही है और मैंने आपको बताया था अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन हो तो वर्ब के साथ क्या लगता है, एस या ईएस। तो इसीलिए क्योंकि ये ही है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का वर्ड लगेगा। लेकिन क्योंकि ये ईट है और ईट का जो लास्ट वर्ड है दोस्तों, ये ईट का लास्ट वर्ड है टी। टी वॉवल नहीं है। अब क्योंकि ये वॉवल नहीं है तो इसमें हम लगाएंगे सिर्फ एस। तो ही ईट्स और ऑब्जेक्ट हो गया खाना, फूड, तो ही ईट्स फूड, फुल स्टॉप। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं ईएस वाला। जैसा कि वर्ड है, ये सेंटेंस है, राम बाजार जाता है। सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब जाता, मैंने आपको बताया था वर्ब हमेशा लास्ट में आता है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट पहचानना फिर भी आसान होता है क्योंकि जो सबसे पहले लिखा होता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। वर्ब होता है जाता है, लास्ट में है, तो इसमें लास्ट में जाता की इंग्लिश होती है गो, GO, गो। और गो में गो का लास्ट वर्ड है ओ, लास्ट लेटर है ओ, और ओ एक वॉवल है। मैंने 5 वॉवल आपको बताए थे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ओ एक वॉवल है और अगर ये वॉवल लास्ट में आया है तो इसमें एस की जगह पर ई एस का प्रयोग होगा। जैसा आप देख सकते हैं कि ई एस का प्रयोग हुआ है इसमें। तो राम गोज टू मार्केट, ऑब्जेक्ट है बाजार, ठीक है। तो अब कई लोग इसमें यह भी कंफ्यूज होते हैं कि इसमें टू क्यों आया है। टू आने का कारण है जो हमारी हिंदी होती है, वैसे तो गो के साथ अक्सर हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो हम हिंदी बोलते हैं उसमें भी एक छोटा सा फॉल्ट होता है। हम लोग हिंदी आजकल जो बोलते हैं वो बहुत शुद्ध नहीं बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं थोड़ी सी। सही सेंटेंस होता है राम बाजार को जाता है, लेकिन हम अपनी नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में इस तरह से नहीं बोलते राम बाजार को जाता है, हम ऐसे ही बोलते हैं राम बाजार जाता है। लेकिन बहुत साल पहले जिस बेस पर ये इंग्लिश बनी थी तो उसमें जो हिंदी उस समय इस्तेमाल होती थी वो होती थी राम बाजार को जाता है। ऐसा बहुत सारी किताबों में आप लिखा हुआ देख भी सकते हैं, हिंदी की किताबों में। तो इसीलिए इसमें टू का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि टू का मतलब होता है को। किसी 1-2 और वीडियोस में मैं ये आप लोगों को आगे बताऊंगा कि वर्ब कैसे याद की जाती है, लिखी जाती है। और ये जो टू है, टू को प्रीपोजिशन कहते हैं। तो जो प्रीपोजिशन है ये टू, इसको किस तरह से, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, टू, फ्रॉम, इन सबको मैं आगे किसी दूसरी वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे ये पहला जो सेंटेंस, जो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, ये यहां पर समाप्त होता है। अब आप लोगों का काम है इसकी प्रैक्टिस करना। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आगे किसी वीडियो में मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ ना कुछ एक नई वीडियो जरूर बनाऊंगा आने वाले टाइम में। एक बात और, जो ये टेंसेस हैं इनको पूरी तरह से आगे तक सीखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियोस डालूंगा इंग्लिश से रिलेटेड या मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल, वो सब आप तक पहुंचेंगी। और जितने भी मैं प्रीपोजिशंस या टेंसेस, मॉडल्स, आगे बहुत कुछ अभी आप लोगों को मैं
वीडियोस के थ्रू सिखाने वाला हूं। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं जो मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक पहुंचे, और अगर किसी वीडियो में मुझसे छोटी मोटी कोई गलती हो जाए, मैं भी इंसान ही हूं, भगवान नहीं हूं, तो हो सकता है लिखने में या बोलने में थोड़ा बहुत मेरे से भी कुछ फॉल्ट हो सकता है, तो उसे आप नजरअंदाज करें। और अगर आपको कोई और कमी नजर आए या कुछ भी आए तो प्लीज मुझे कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे सपोर्ट मिलेगा। अच्छा बुरा दोनों कमेंट आप करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो क्या हो रही हैं। जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं पिछली वीडियो से वो बेहतर करूं। जब मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मुझे एक दो लोगों ने कमेंट किए, मुझे बताया उन्होंने कि सर आप जो बोर्ड पर लिख रहे हैं वो हमें सही से नजर नहीं आता है। इस वीडियो में उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है, बाकी धीरे धीरे और मैं इसको और भी इंप्रूव करूंगा। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।